बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के लिहाज से, स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स सॉल्यूशंस। स्ट्रक्चरल इश्यूज हमारे क्या हैं पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए, और दूसरे उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। बेसिकली आज हम इसके ज़्यादातर सॉल्यूशंस को डिस्कशन करेंगे। इसके इश्यूज जो हैं उन पे एक अलग से हम वीडियोज़ इनको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो पूरी इश्यूज़ के ऊपर भी एक क्वेश्चंस आते हैं। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है वो ये है कि पाकिस्तान इन अ सीरियस नीड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू रिव्यू इट्स इकोनॉमी। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू स्टेबलाइज इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए जो ज़रूरत है जिन रिफॉर्म्स की, वो कौन कौन सी हैं या उनको हम किस तरह कर सकते हैं। और इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान के लिए वो आप प्रेजेंट करें, या दूसरा का पॉलिसीज़ क्या हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब पॉलिसीज़, कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या हैं या क्या होनी चाहिए इकोनॉमी को दोबारा से सेटल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। और इसके बाद जो है हम चलते हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज़। अब बेसिकली स्ट्रक्चरल इश्यूज़ पाकिस्तान के हैं क्या। सबसे बड़ा इशू तो हमारे पास बैलेंस पेमेंट क्राइसिस का है। बैलेंस पेमेंट क्राइसिस क्या है, इस पे एक दूसरी वीडियो है आप मेरी, उसके अंदर आप जाके सारा कुछ देख सकते हैं कि बैलेंस पेमेंट क्राइसिस है क्या एक्चुअली, और इस बैलेंस पेमेंट क्राइसिस का इशू पाकिस्तान के लिए बनता कैसे है, किस तरह हमें लोन लेना पड़ता है, किस तरह फिर हमारे जो करंट अकाउंट है पाकिस्तान का, और उसके अंदर जो है हमें डॉलर के क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। और इसके बाद डेब्ट सर्विसिंग है और डॉलर क्राइसिस है। तो ये तीन पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं अभी इकोनॉमी के जो यही इश्यूज़ बनते हैं। अब लेकिन इन इश्यूज़ को सॉल्व कैसे करना है, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या नीडेड हैं, उनके ऊपर आज हम बहस करेंगे, बात करेंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू ग्रो इकोनॉमी। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि नो कंट्री आर इकोनॉमी कैन ग्रो विदाउट, इन चीज़ों के बगैर वो नहीं आगे चल सकती, नहीं ग्रो कर सकती। उसमें फ़र्स्ट चीज़ है कि प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्शन सेक्टर, कि जो भी कंट्री है या जो भी इकोनॉमी है, अगर वो चाहती है कि वो सर्वाइव करे या चाहती है कि वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करे, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ यह है कि वो अपने प्रोडक्शन सेक्टर को उसको करना होगा कि वो इन्हांस करे, उसकी ग्रोथ ज़रूरी है, उसकी प्रमोशन ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन, यानी ताकि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और इंपोर्ट्स कम हों, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी और इंपोर्ट्स कम होंगी उतनी ज़्यादा ही वो इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और पाकिस्तान का भी यही इशू है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो कम हैं, और जो हमारे पास इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत कम हैं। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 80 के लगभग हैं, और 80% तक मतलब हम जो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट हैं वो 37 36 इस तरह है। तो इसलिए हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है, लेकिन हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। तो अब प्रमोट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है कि हम अपनी प्रोडक्शन सेक्टर को किस तरह उसको प्रमोट करेंगे। हमारे प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है इंडस्ट्री, कि हमें सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा, और हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। उसके बाद हमें इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको हमने प्रमोट करना है। अब एक एक चीज़ को हम आगे नेक्स्ट इसको अगली स्लाइड्स में मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री को हमने कैसे प्रमोट करना है। या हमारे पास एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चरल हमारे पास सेक्टर है, हमने उसको किस तरह आगे एग्रीकल्चर के सेक्टर को किस तरह हमने उसको प्रमोट करना है। उसके बाद है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की चेंजेस क्या होनी चाहिए, और उसके बाद है कि हमारे पास रिफॉर्म्स, टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन सिस्टम हमारा एफबीआर का जो निज़ाम है उसको हम किस तरह से बेहतर करेंगे और इसको किस तरह आगे लेके जाएंगे, ताकि हमारी इकोनॉमी के लिए ये एक पिलर साबित हो। इसको स्टेबल करने के लिए इसका बहुत रोल होता है। एक चीज़ है इसमें
स्ट्रक्चर जो है चेंजेस रिगार्डिंग बजट डेफिसिट के लिहाज से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह चेंजेस हम इसमें करनी पड़ेंगी ताकि हम लोन से बचें, हम आईएमएफ से बचें, हम वर्ल्ड बैंक से बचें, क्योंकि हम वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाते हैं और हम आईएमएफ के पास पहुंच जाते हैं और कर्जे लेके हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक स्टेबल करने का वे भी नहीं है। फिर उसमें हमें सूद के लिहाज से दुगना कर्ज हमें वापस करना पड़ता है। डिफ़िकल्टीज़ फॉर इन्वेस्टर्स शुड बी ऑन वन विंडो। अब हमारे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स आते हैं उसके लिए जी आपको उनको एक डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इस लिहाज से कि अगर उन्होंने किसी चीज़ की रिकमेंडेशन लेनी है तो उनको डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता है, उनको एक से ज़्यादा इदारों से जाके उनको अपने लिए लाइसेंस बनवाने पड़ते हैं, उनको कभी जी उनको उस पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं तो वहाँ पे उनको जाना पड़ता है। उसके बाद जी उनको इन्वायरमेंट के लिहाज से उधर जाना पड़ता है। उसके बाद उनको दूसरे पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं और एफबीआर के लिहाज से उनको एफबीआर धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस सब को हमने वन विंडो करना है कि जो इन्वेस्टर हमारे पास आता है या जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में है उसको इतना ज़्यादा रुलना ना पड़े, उसको एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें ऑन वन विंडो उसको ये मिल जाएँ ताकि उसके लिए ये सारा ईज़ी हो, आसान हो। इसके बाद हम चलते हैं अभी वन बाय वन इनको डिस्कशन करेंगे कि आगे हम किस तरह लेके चलते हैं। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला तरीका क्या है, इसमें आप ये 5-6 पॉइंट्स हैं ये आप ज़रूर मेंशन करेंगे। नंबर 1 कि एक्सपेंड इंडस्ट्री। हमारी जो इंडस्ट्री है इसको हमने एक्सपेंड करना है, वो इंडस्ट्री जो ईज़ी भी है और जिसमें ख़र्चा भी कम है उसको हमें एक्सपेंड करना है, उसको हमने एक बड़े लेवल पे लेके जाना है, उसको आगे लेके जाना है ताकि उस इंडस्ट्री से ज़्यादा फ़ायदा हो। और एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास, क्योंकि हमने इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि जो सस्ता और ईज़ी हमारे पास इंडस्ट्री है उसको हम एक्सपेंड करें। जैसे कि हमारे पास टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, लेकिन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को हमने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया, इसलिए हम आज बांग्लादेश और इंडिया से भी पीछे रह गए। बांग्लादेश ने और इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथन किया इसकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को और वो आज हमसे आगे चले गए। हालांकि पटसन का जो बिज़नेस था जब पाकिस्तान में बना था तब भी बहुत ज़्यादा पैदा पटसन की पाकिस्तान में होती थी और कॉटन जो है, कॉटन की पैदावार भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कॉटन की पैदावार भी आस्ता आस्ता कम होती जा रही है। इसलिए अब ये हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बहुत कम है, इस पे हम फोकस किया और इसलिए हमारी जो इंडस्ट्री है वो कम होती चली जा रही, लो होती चली जा रही है, इसको हम प्रमोट नहीं कर पाए। दूसरा अहम जो एक प्रोडक्शन का हमारा सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है इसको हमने प्रमोट करना है, इसकी प्रमोशन जो है अगर हम करेंगे, लेकिन हमने इसको प्रमोट तो हम करते पिछले कुछ सालों में इसके ऊपर, इसकी प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ने भी जोर दिया, लेकिन फिर भी हमें जो 3 साल से कम वाली गाड़ियाँ होती हैं वो बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। हमारे पास होंडा, टोयोटा, सुजुकी और ये सारी जो कारें हैं ये हम बाहर से, मोस्टली हमारे ऑटोमोबाइल सारे बाहर से इंपोर्ट्स हो के आते हैं। तो इसलिए हमारी जो ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है ये भी, हमें इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जो अगर हम इसको प्रमोट करें तो हमारे जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है वो इसी के साथ ही ग्रो कर जाए, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स का बिज़नेस और ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को देगी। उसके बाद है जी हमारा इसको करने के लिए दूसरा, हम पर इंडस्ट्री को कैसे इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, इसमें है कि हम जो जीएसटी टैक्स है इसको रिड्यूस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर से। हमारा जो जीएसटी टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जीएसटी टैक्स आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया का जो जीएसटी टैक्स है और जो हमारा जीएसटी टैक्स है उसमें इतना फ़र्क है कि जो हमारा जीएसटी टैक्स है वो है 17%। 17% जीएसटी टैक्स हमारा पिछले साल में रहा। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर जो बांग्लादेश का जो जीएसटी टैक्स है वो है 13 से 14%। 13 से 14% उनका है और हमारा 17% है। और ऐसे ही इंडिया का भी तकरीबन इतना ही है, 13 से 14%। तो उनकी इंडस्ट्री और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स ये होते हैं, तो इस कितना इसमें डिफरेंस है। इसी के लिहाज से फिर इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री के ऊपर इतना टैक्स होगा
और फिर हमने इसके ऊपर सुपर टैक्स भी ऐड कर दिया है, जो कि मिला के बन जाता है 21%। जब इतना टैक्स अगर हम इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट लगाएगी तो इंडस्ट्री को क्या बचत होगी और इंडस्ट्री किस तरह ग्रो करेगी और फिर वो किस तरह कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कि हल करने के साथ ये स्ट्रक्चरल तौर पे हम इसको अगर इजी इस पॉलिसी को हम करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। दूसरा है सब्सिडी ऑन गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट ने बिजली और गैस के ऊपर अगर सब्सिडी नहीं दी तो फिर हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा और पहुंच भी रहा है, क्योंकि हमारे पास जो बिजली है, बिजली की कीमतें आपको पता है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और कमर्शियल जो यूनिट्स हैं वो भी 88 पे या 84 पे इतने ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। अब इस तरह ही गैस का सिस्टम है, गैस भी महंगी और बिजली भी महंगी, और ये दो चीज़ें ही पिलर हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये दो चीज़ें तो मस्ट हैं कि पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई भी इंडस्ट्री है, अगर इन दो चीज़ों के ऊपर हम सब्सिडी नहीं देंगे या इनको ईजी नहीं करेंगे, सस्ता नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्री के लिए तो मुनाफे की बजाय नुकसान है, तो इंडस्ट्री कैसे रन करेगी। तो इसके लिए एक तो ये है कि हम सब्सिडी करेंगे गैस पे, और इनकी जो प्राइसेस है अगर हमने बढ़ा दी है तो हम उसके ऊपर उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। दूसरा है जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं ये लोन्स प्रोवाइड करेंगे। कमर्शियल बैंक्स की ज़िम्मेदारी है कि ये लोन्स दें, ये कर्जा जात दें, कर्जे उस पे आसान किस्तों के ऊपर कर्जे मुहैया करें जो इंडस्ट्री है उसको, ताकि उनके लिए चलाने में आसानी हो। तीसरा है कि हमने इंक्रीज़ ऑफ कॉटन करना है। हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक नामी ग्रामी इंडस्ट्री रही है शुरू से ही। प्रोडक्शन ऑफ जो काटन है अगर वो ज़्यादा होगी तो हम अफ़गानिस्तान वगैरह से लेने की बजाय ख़ुद से बनाएंगे। अभी हम कॉटन हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है अफ़गानिस्तान से। अगर हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कॉटन ज़्यादा हो तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अफ़गानिस्तान से लें, और अगर हम अपनी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन करेंगे तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रूम करेगी, डेफिनेटली ग्रूम करेगी। तो इसलिए हमें प्रोडक्शन ऑफ कॉटन को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जैसे कि गवर्नमेंट ने 2020 और 21 में इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस किया था सिंध के अंदर, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा फोकस नज़र नहीं आता। और कॉटन, ये बिल्कुल आप समझते हैं कि कॉटन जो है, अगर हम कहते हैं कि कॉटन बढ़े तो इसका बिल्कुल लिंक है एग्रीकल्चर के साथ। इसका मतलब है कि हमें अपने एग्रीकल्चर के सिस्टम को बेहतर करना होगा। जब एग्रीकल्चर का सिस्टम बेहतर होगा तो हमारे पास डेफिनेटली जो कॉटन है उसकी प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के अंदर एक बेहतरीन चीज़ ये है। अब इस पे एक थोड़ी सी ये है कि 2019 और 20 में टेक्सटाइल को इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमने बरामदात में जो हमारी जो बरामदात थी, हमारी जो मतलब हम जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें 5 बिलियन से ज़्यादा का इजाफा हुआ, क्योंकि 2019 और 20 में हमने कॉटन के ऊपर थोड़ा सा काम किया, कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर कुछ सिंध में काम किया गवर्नमेंट ने, तो उस पे हमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ। नतीजन 2021 और 22 में हमने 1.6 बिलियन डॉलर कमी कर दी मोबाइल की इंपोर्ट्स में। मतलब जो मोबाइल हम ले रहे थे, अगर हमारे पास कॉटन की इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा हमने इसमें काम किया तो हमने जो मोबाइल की इंडस्ट्री थी, हमें बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करने थे, तो हमने उसके अंदर 1.6 बिलियन डॉलर की हमने कमी कर दी। हमने उसके अंदर लेस कर दिया कि हमने बाहर से इतने मोबाइल की इंपोर्ट्स नहीं की। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है इसके अंदर हमने देखना है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं जिनके ज़रिए हम इनको बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बना सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं। नंबर सबसे पहले ये है कि चेंज क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न को हमने चेंज करना होगा। हर साल चावल ही क्यों उगाए जाते हैं, या इससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी है हर साल एक ही फसल उगाने से वो कम होती है। अगर हम हर साल एक ही फसल
फसल उगाएंगे तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट हम फसलें उगाएंगे वो इतनी ज़्यादा हमारे पास उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। तो हमें हर साल एक ही प्रोडक्शन करने की बजाय, एक ही चीज़ उगाने की बजाय इस पैटर्न को हमें चेंज करना होगा, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना होगा कि इसको जिस तरह हम मॉडर्न वेज के अंदर इसको लेके आएंगे तो फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली जो हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी है वो ज़्यादा होगी और हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। दूसरा सिस्टम है कि हम फ्लड सिस्टम से हट कर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लेके आएँ, जिस पे गवर्नमेंट अभी काम भी कर रही है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं और किसानों के लिए वो सोलर ट्यूब वेल्स और ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा के दे रहे हैं। तो इस तरह अब हम अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए हमें चेंज लाना होगा। हमें किसानों को जो वो फ्लड के थ्रू जो फसलें हैं उनको काश्तकारी करते हैं उसको हमें ड्रिप इरिगेशन पे लाना होगा, ताकि पानी की भी बचत हो और उस पैदावार में भी ज़्यादा फ़ायदा हो। दूसरा है मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, मशीन को लाना होगा। हम ट्रेडिशनल वेज यूज़ कर रहे हैं, अभी भी हमारे किसान जो हैं वो ट्रेडिशनल वेज पे चल रहे हैं। हमें मशीनरी लेके आनी होगी, कपास की बिजाई के लिए, गंदम की बिजाई के लिए और गन्ने की बिजाई के लिए, और मक्की है आजकल बहुत बड़ी फसल है इसकी बिजाई के लिए। तो इसके लिए हमें मॉडर्नाइजेशन करनी होगी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तीसरा है कि प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल एंड ऑयल ऑफ कैनोला। जो कैनोला ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारे जो ऑयल्स हैं अगर हम इनकी आज से ही इनके प्रोडक्शन के ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है और ये हमारे बहुत इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, मार्केट में इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा काम शुरू कर दें तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और 5 साल के बाद हम इसको बाहर भी एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। अब पाकिस्तान ने शुरू तो कर दिया है तो इसके ऊपर काम, लेकिन अगले चंद सालों तक इसके ऊपर काम करने की मज़ीद ज़रूरत है। उसके बाद आ गया जी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे, तो ये तो हमने कर लिया है, इसमें मॉडर्नाइजेशन के तरीक़ेकार भी हमने कर लिए हैं। हमने पिछले चंद सालों के अंदर $6 बिलियन से ज़्यादा की जो गंदम है वो ख़रीदी है। हालांकि पाकिस्तान इतना बड़ा एग्रीकल्चरल मुल्क है, इसमें एग्रीकल्चर का सिस्टम बहुत बेहतर है, लेकिन हमने फिर भी बाहर से गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है और हम 35% तो कपास ही बाहर से ख़रीद रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरे नीचे हैं वो है इंक्रीज़ इन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। हमारे किसान जो हैं वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, लाइव स्टॉक का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के किसान के लिए और पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन से होगा कि यहाँ पे हम बड़े फॉर्म्स और ऑस्ट्रेलियन ब्रीड्स और जो है हॉरिज़न ब्रीड्स, इनको अगर हम लेके आएँ और ये जो गाय है और इस तरह की, इससे हम क्या होगा कि इससे हमारा मिल्क और मीट इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और मिल्क और मीट की प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो उसके साथ हमारा एक इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग आएगी, ग्रोथ होगी। एक और इसका अहम पॉइंट है कि यूज़ ऑफ हाइब्रिड सीड्स। हम जो हमारे जो किसान हैं वो पुराने वही तरीके हैं और वही उनके सीड्स को, बीजों को यूज़ कर रहे हैं। अभी हाइब्रिड यूज़ करना होगा, हमें जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। इससे होगा क्या, नंबर एक तो इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, नंबर दो मॉडर्न जो नीड्स है, जो अभी मौजूदा डिमांड है वो भी इसको पूरा कर किया जा सकता है, क्योंकि जो पुराने हम उस सीड्स को यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो डिमांड है वो पूरा नहीं होता, इसलिए हमें हाइब्रिड सीड्स को यूज़ करना पड़ेगा। तीसरा एक अहम पॉइंट है कि फ़िश फार्मिंग को हमें इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, इंक्रीज़ करना होगा, ताकि इससे भी एक मिल्क और एक उसकी मीट की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक पूरी होती है। तो पाकिस्तान की मार्केट में इसकी भी बहुत डिमांड है और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फ़िश फार्मिंग इज़ अ बेस्ट वे इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूर इसमें हम मेंशन करेंगे।
अब है जी नीचे रिफॉर्म इन द टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। टैक्सेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास एफबीआर का एक बहुत बड़ा रोल है। एफबीआर इदारा है पाकिस्तान का जो कि टैक्स कलेक्ट करता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसमें रिफॉर्म्स हम क्या करने वाली हैं। नंबर एक तो डॉक्यूमेंटेड हो, जितनी भी इकोनॉमी है हमारी वो सारी डॉक्यूमेंटेड हो। डॉक्यूमेंटेड हमारी इकोनॉमी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन मुकम्मल तौर पे हो नहीं रही। हमारे पास जो रियल एस्टेट का कारोबार है, रियल एस्टेट का, और ये हमारे पास 35% जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है। 35% ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इसके साथ ही हमारे पास होटलिंग इंडस्ट्री है, और हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे पास वुड की इंडस्ट्री है, हमारे पास जो मेजर और मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तौर पे डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं। उनसे निकलने वाली प्रोडक्ट का जो है आइडिया नहीं होता कि वो कितनी ज़्यादा उनकी सेल है या कितनी प्रोडक्ट्स उनसे जा रही। इसलिए इसके अंदर हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने की भी हैं। उन रिफॉर्म्स के अंदर अगर देखा जाए तो एक रिफॉर्म है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्या होता है कि जो कंपनी से निकलने वाली प्रोडक्ट होती है, जो भी निकलती है, तो वहाँ पे एक कैमरा लगाया जाता है। जो कैमरा कंपनी से निकलने वाली जो प्रोडक्ट है उसको, उसके जो स्कैन करता है उसके कोड को, और ये डायरेक्टली लिंक होता है एफबीआर के रीजनल ऑफिस से। एफबीआर के रीजनल ऑफिस में ये कैमरे के ज़रिए सारा कुछ इनको मालूम होता है कि इस कंपनी से निकलने वाली प्रोडक्ट क्या है और कितनी है, तो इसलिए उसी के मुताबिक फिर उनके ऊपर वो टैक्स लगाया जाता है। लेकिन हमने ये काम किया है सिर्फ 2-3 जगहों पे। नंबर एक तो तंबाकू में हमने ये काम किया कि तंबाकू के अंदर ये कैमरे का सिस्टम हमने यूज़ किया तंबाकू की इंडस्ट्री में। दूसरा हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसको हमने यूज़ किया है। तीसरा शुगर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया है। लेकिन इसको हमें और एक्सपेंड करने की, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ले जाने की ज़रूरत है। इसके मुताबिक फिर जीएसटी इकट्ठी होगी। और पॉइंट ऑफ सेल्स पीओएस जो सिस्टम है, ये भी सेम यही है कि इस पे फिर पता होता है रीजनल ऑफिस को कि कितनी इस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हो रही है और कितनी सेल हो रही है। उसके मुताबिक फिर उसके ऊपर जीएसटी और टैक्स इकट्ठा किया जाता है। एफबीआर का रोल ये है कि एफबीआर ये सारे काम एफबीआर के अंदर ही होते हैं। तो एफबीआर अपना जितना ज़्यादा किरदार अदा करेगा इसमें कि टैक्स कलेक्शन के अंदर जो भी बड़े बड़े सरमायादार हैं या जो बड़े बड़े जिनके पास एक सरमाया है और वो उनसे टैक्स इकट्ठा अगर एफबीआर का सही ठीक तरह से रोल अदा करेगा तो और ये रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है और वुड जो इंडस्ट्री है, और इसके बाद रेस्टोरेंट्स हैं, और इसके बाद होटलिंग इंडस्ट्री है, और मेजर और मीडियम दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, रियल एस्टेट है। तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ को अगर एफबीआर से सही तरह टैक्स कलेक्शन करेगा और पूरे उसके साथ, तो फिर ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमी के अंदर इसमें ग्रोथ होगी इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो ये थे जी कुछ इश्यूज़, और जिस तरह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या किस तरह हम पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके इनको हम ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सम पॉइंट्स, इनको हम ज़रूर जाकर, क्योंकि ये इम्तिहान में क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के ज़रूर, तो इसके अगर हम मेंशन करेंगे तो इजी रहेंगे। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।